तो 2018 में आया है फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी क्या होता है? व्हाट इज फ्री एनर्जी? In a living cell, chemical reaction are constantly moving towards equilibrium, but never reaching. A living cell is an open system. Materials pass in and out. ये फ्री एनर्जी वो एनर्जी है जो कि अवेलेबल है काम करने के लिए, ठीक है। बाकी एनर्जी लॉस हो जाती है, कुछ एनर्जी लॉस होगी जब आप कोई फूड लेते हैं तो दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाती है। एक फ्री एनर्जी के रूप में जो कि यूजफुल एनर्जी है, यूजफुल एनर्जी जिसकी मदद से आप लोग उस कोई भी काम को कर सकते हो, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को कर सकते हो। एक जो कि लॉस हो जा रही है, वो क्या करेगी? वो एंट्रोपी बढ़ाएगी, मतलब कि डिसऑर्डरनेस इंक्रीज करेगी। तो फ्री एनर्जी इट्स ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज अवेलेबल फॉर वर्क। तो यहाँ पे इस चीज़ों को मैंने डिटेल में इन्वेस्ट किया है। फ्री एनर्जी को आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाओगे, उसको मेजर करने के लिए आपको चेंज इन फ्री एनर्जी को मेजर करना पड़ेगा। मतलब कि प्रोडक्ट के फ्री एनर्जी में कितना चेंज हुआ और रिएक्टेंट के फ्री एनर्जी में कितना चेंज हुआ, उसको हम लोग अगर डिफरेंट कर सकें तो हम लोग डेल्टा जी मिल जाएगा। दैट इज द चेंज इन द फ्री एनर्जी। So every chemical reaction involves in the change in the free energy called delta G. Gives free energy of a system is a measure of amount of usable energy। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, फ्री एनर्जी आया हुआ है और चेंज इन द फ्री एनर्जी आया हुआ है। तो इन सारे टर्म को आपको फेमिलियर होना पड़ेगा। I have already discussed this, so I am not going into details. Okay, any questions? यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखा है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। इन ए प्रैक्टिकल एंड फ्रीक्वेंटली यूज फॉर्म ऑफ दिस डेल्टा जी इज कैलकुलेटेड फ्रॉम अ सेट ऑफ वैल्यू मेजर्ड बाय द साइंटिस्ट एंथैल्पी एंट्रोपी, ठीक है। एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी एक्चुअली क्या है? दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉन्ड। जो बॉन्ड के अंदर स्टोर्ड है एनर्जी, उसको भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी एनर्जी उस बॉन्ड के अंदर है। डबल बॉन्ड के अंदर, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर या सिंगल बॉन्ड के अंदर, उनको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दैट इज द वी कॉल्ड एंथैल्पी इन द टर्म्स ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी के रेफरेंस में हम ये बात कर रहे हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। तो इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी एंथैल्पी इज रिफर्स टू द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉन्ड एंड चेंज इन द एंथैल्पी is the difference in the bond energy between the products and reactants। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बॉन्ड एनर्जी में कितना डिफरेंस आ रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज हो रहा है। और नेगेटिव डेल्टा एच मीन्स हीट इज रिलीज्ड, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे जब नेगेटिव है, इसका मतलब हो रहा है कि बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ और हीट जो है वो रिलीज हो रही है फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? हीट एब्जॉर्ब्ड हुई। And this interpretation delta H assumes constant pressure which is reasonable assumption inside the living cell। और ये सारी चीजें कहाँ पे हो रही हैं? इन द अंडर द कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ इक्वेशन में ये डेल्टा एच हो गया, जिसको मैंने बता दिया आपको। डेल्टा एस क्या है? दिस इज द एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। और वही चीज, इफ डेल्टा एस पॉजिटिव सिस्टम बिकम्स मोर डिसऑर्डर ड्यूरिंग द रिएक्शन। इफ डेल्टा एस नेगेटिव इट मीन्स द सिस्टम इज बिकम मोर ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर को दिखा रहा है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर टी इज ए रिलेटिव इम्पैक्ट ऑफ डेल्टा एस एंड डेल्टा एच टर्म्स ओवरऑल फ्री एनर्जी चेंज इन द रिएक्शन। तो हायर द टेम्परेचर ग्रेटर द इम्पैक्ट ऑन डेल्टा एस इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव टू डेल्टा एच। और यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है? टेम्परेचर नीड्स टू बी इन केल्विन। यहाँ पे हम लोग केल्विन में इसको मेजर करते हैं फॉर द इक्वेशन टू वर्क प्रॉपरली, ठीक है। अब रिएक्शन विद द नेगेटिव डेल्टा एच जी मीन्स कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रही है। सब चीजें वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि अगर नेगेटिव होता है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, पॉजिटिव होगा तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। एक्सोथर्मिक क्या है और एंडोथर्मिक क्या है, इन चीजों को हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। अब एक क्वेश्चन और आया हुआ था, स्टैंडर्ड चेंज इन द फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड चेंज मतलब कि स्टैंडर्ड कंडीशंस में। ये स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी हैं? यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज इज द केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेस्ड एज एन अमाउंट ऑफ एनर्जी पर मोल ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट अंडर द स्टैंडर्ड पीएच टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। स्टैंडर्ड पीएच एंड टेम्परेचर कौन सी कंडीशन है? पीएच 7 होना चाहिए, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, है ना, या 100 किलो पास्कल्स यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। दीज आर द स्टैंडर्ड कंडीशन
और वहां पे जो चेंज होगा दैट वी कॉल स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। फिर इस इक्वेशन को हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस आर टी इंटीग्रेटेड के, क्योंकि क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज इन एक्सर्गोनिक रिएक्शन। और यहाँ पे दोनों टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे एक डायरेक्टली पूछा गया है कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज इन एक्सर्गोनिक रिएक्शन, या फिर डिफरेंस बिटवीन एक्सर्गोनिक एंड इंटरगोनिक रिएक्शन। तो यहाँ पे मैंने उस चीज को यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो मैं शॉर्ट में देख लेते हैं। यहाँ पे इंटरगोनिक एंड एक्सर्गोनिक और टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये दोनों रिएक्शन के टाइप हैं। एक रिएक्शन है इंटरगोनिक एंड एक होती है एक्सर्गोनिक। द नेम्स, और नेम के अंदर ही इसमें छिपा हुआ है क्या मतलब होता है इस चीज का। इंटरगोनिक और एक्सर्गोनिक डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस इन द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के फॉर्म के साथ क्या हो रहा है। बोथ रिएक्शन फॉर्म द बेसिस ऑफ रिएक्शन हैपनिंग इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। कैटलिस्ट में बी रिक्वायर्ड फॉर सम रिएक्शन। एक्सर्गोनिक मतलब एनर्जी इज एग्जिटिंग द सिस्टम। एक्सर्गोनिक, एग्जिट हो रही है एनर्जी, ठीक है। एक्सर्गोनिक रिएक्शन में बी कॉल्ड एज ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो अगर रिएक्टेंट्स में ज्यादा एनर्जी है, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी और वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो सकती है। फेवरेबल रिएक्शन मतलब कि वो पॉसिबिलिटी है कि वो रिएक्शन होगी। इन विच एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन टू द सराउंडिंग। इफ द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इंक्रीजेस द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। और इसको पता कैसे करते हैं, जब हम कोई रिएक्शन करवाते हैं तो आसपास का जो टेम्परेचर है सराउंडिंग का वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि हीट उसमें से रिलीज हो रही है। द फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। और जब ये रिलीज हो जाती है एनर्जी तो क्या होता है, फ्री एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये फ्री एनर्जी जो है इसमें वो हो गई। इन एन एक्सर्गोनिक रिएक्शन चेंज इन द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी इज नेगेटिव। और यहाँ पे एक्सर्गोनिक रिएक्शन में क्या होता है, नेगेटिव होता है। डेल्टा जी नॉट जो है वो आपका नेगेटिव होगा, यानी कि लेस देन जीरो होगा। इट इंडिकेट द रिएक्शन रिलीज द एनर्जी एंड थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल। A negative G naught also means the reactant or initial state have more free energy than products and final state. ये होती है एक्सर्गोनिक रिएक्शन। और ये है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने यहाँ पॉइंट्स में भी लिख दिया है। तो एक्सर्गोनिक रिएक्शन में ये लगातार होती रहेगी। नो आउटसाइड एनर्जी रिक्वायर, कोई बाहर से एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रिएक्टेंट्स हैं उसके अंदर ही काफी एनर्जी होती है। और जब ये एनर्जी रिलीज होगी तो क्या होगा, एंट्रोपी इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि हीट आसपास का बढ़ जाएगा और उसके कारण डिसऑर्डर भी इंक्रीज हो जाएगा और फिर वो एंट्रोपी भी इंक्रीज हो जाएगी। अनदर वे टू लुक एट द डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल जो अभी हम लोग और भी देखेंगे, यहाँ पे कुछ एटीपी और एडीपी के टर्म में भी देखेंगे। जैसे कि केमिकल में देखते हैं, जैसे मिक्स करते हैं सोडियम और क्लोरीन को हम लोग मिक्स करके स्टेबल सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। तो वहाँ इन दोनों को मिक्स करने में भी क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। द कंबशन ऑफ फ्यूल सच एज गैसोलीन, वहाँ पे भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। बायोकेमिस्ट्री में अगर हम लोग देखें तो बर्निंग ऑफ ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज के अंदर काफी मात्रा में एनर्जी है। तो उसको जब हम लोग ड्राइव्स एटीपी सिंथेसिस ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन, और जो ये एनर्जी बर्न होती है एक्सोथर्मिक हुई, इसके अंदर की एनर्जी जो रिलीज हुई उसको हम लोग क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एटीपी कैप्चर कर लेते हैं ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन। सो hydrolysis of ATP to ADP and inorganic phosphate. In all of these reactions, energy is released and G naught value is negative. अब आते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन पे, एंडरगोनिक रिएक्शन जिसे बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट के अंदर ज्यादा एनर्जी होती है, प्रोडक्ट विल बी इन हायर एनर्जी स्टेट। एंडरगोनिक रिएक्शन में क्या होगा, एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, इसको होने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, और जब ये बाहर से एनर्जी आएगी तो क्या होगा, फ्री एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। बाहर से एनर्जी दी जा रही है तो एनर्जी एक्स्ट्रा ऐड हो रही है, तो फ्री एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी। चेंज इन द गिव्स, फ्री एनर्जी ऐड हो रही है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इट इज ए ग्रेटर देन जीरो। द केमिकल बॉन्ड्स दैट आर फॉर्म फ्रॉम द रिएक्शन आर वीकर देन द केमिकल बॉन्ड्स दैट वर ब्रोकन। चेंज इन द एंट्रोपी इज डिक्रीजेज। अब यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, दो बॉन्ड जब बनेंगे तो ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे रैंडमनेस नहीं रह जाएगी, ये एक ऑर्डर में आपको दिखने लगेंगे, जिससे कि एंट्रोपी आपकी डिक्रीज हो जाएगी।
एग्जाम्पल्स ऑफ द एंडरगोनिक रिएक्शन इंक्लूडिंग एंडोथर्मिक रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, शुगर बन रही है, तो वहां से इसका एग्जाम्पल हो रहा है। या फिर मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू लिक्विड वाटर। यहाँ पे मैंने इन दोनों को कंपैरेटिव चार्ट बना दिया है जिससे कि आपको आसानी से ये जान पाओगे आप इसको। अब आते हैं बायोलॉजिस्ट के रूप में क्या इंपॉर्टेंस है इसका, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इन चीजों को। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल रिएक्शन आर स्पॉन्टेनियस, क्यों जरूरत पड़ती है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, और होगी तो कितनी तीव्रता से होगी, वो ज्यादा तेज हो पाएगी या बहुत स्लो स्लो होगी, स्पॉन्टेनियस रिलीज। ठीक है, तो उन चीजों को कैसे पता करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दीज टर्म। रिएक्शन विद पॉजिटिव ऑन द इनपुट ऑफ एनर्जी, एंडरगोनिक रिएक्शन। ये यहाँ पे मैंने एक और बनाया हुआ है, यहाँ पे आप देख पाओगे इसको। एंडरगोनिक रिएक्शन क्या है, डेल्टा जी इज लेस देन जीरो। यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट, नहीं सॉरी, ये एक्सर्गोनिक रिएक्शन, किसी का एक्सर्गोनिक रिएक्शन, डेल्टा जी लेस देन जीरो। एक्सर्गोनिक में क्या हो रहा है कि रिलीज होगी एनर्जी, तो रिलीज तो तब होगी जब रिएक्टेंट में ज्यादा एनर्जी होगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी एज कंपेयर टू प्रोडक्ट ज्यादा है। तो क्या होगा, जब ब्रेक डाउन होगा एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी और धीरे धीरे ये इस लेवल पे आ जाएगी, प्रोडक्ट के लेवल में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एंडरगोनिक में क्या हो रहा है, इसको होने के लिए बाहर से एनर्जी, जब हम इसको बाहर से, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, फ्री एनर्जी कम है, लेकिन जब इसको बाहर से एनर्जी देंगे तो ये ऐड होगा एनर्जी, यानी कि पॉजिटिव डेल्टा जी, और ये प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस हो जाएगा। दैट वी कॉल एंडरगोनिक रिएक्शन, डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो। अब दीज आर द सम ऑफ द एंडरगोनिक प्रोसेस, वन दैट रिक्वायर एनर्जी, है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कंपोजिट पाइल डिकम्पोजिंग, चिप हैचिंग फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ एंडरगोनिक रिएक्शन, जो मैंने यहाँ पिक्चर लगा रखी है। अब आते हैं अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 2017 में भी पूछा गया, 2019, 21, 22 में भी पूछा जा रहा है। क्या क्वेश्चन है वो, कपलिंग ऑफ रिएक्शन, कपल्ड रिएक्शन। और एक और ऐड किया, हाउ डज इट एक्ट एज ए ड्राइविंग फोर्स फॉर एंडरगोनिक रिएक्शन। मेरी आवाज आ रही है आपको स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स कैन यू हियर मी? ओके, so a reaction will not proceed spontaneously until the product of the reaction have lower energy than the reactant। मैंने क्या बताया था अभी आपको कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है वो लगातार होती रहती है, लेकिन ये लगातार कब होगी, जब प्रोडक्ट में लोअर एनर्जी होगी। यहाँ पे मैंने फिगर आपको दिखाया था, तो क्या हो रहा था यहाँ पे प्रोडक्ट जो बन रहा है उसमें लोअर एनर्जी है, रिएक्टेंट में ज्यादा है। तो क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर ज्यादा से कम की ओर होता है। पानी कैसे, ऊपर पहाड़ में चढ़ा हुआ है पानी, उसको हम छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो पानी नीचे आ जाएगा, है ना। तो जब नीचे आएगा ग्राउंड लेवल पे तो वहां पे एनर्जी कम हो जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो, रिएक्टेंट्स में ज्यादा एनर्जी है, प्रोडक्ट्स में कम एनर्जी है, तो ये रिएक्शन हो पाएगी। हम लोग इसका फ्री एनर्जी देख लें और इसका फ्री एनर्जी देख लें, और अगर ये ज्यादा है, रिएक्टेंट में फ्री एनर्जी ज्यादा है, तो ये रिएक्शन हो पाएगी। तो इससे हम लोग जान सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, रिएक्शन विल प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली अनलेस द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन हैव लोअर एनर्जी देन दैट, दिस इज कॉल्ड एक्सर्गोनिक रिएक्शन। अ रिएक्शन वेयर द प्रोडक्ट्स हैव हायर एनर्जी देन द रिएक्शन, वो क्या होगा, एनर्गोनिक रिएक्शन, मतलब उसको अंदर एनर्जी देनी पड़ेगी अगर प्रोडक्ट के अंदर एनर्जी ज्यादा है। इट कैन ओनली प्रोसीड व्हेन देयर इज ए इनपुट ऑफ एनर्जी, जब हमको एनर्जी देंगे तभी होगा। और ये दोनों ही रिएक्शन हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में एक दूसरे से लिंक होती है। ठीक है, वो अभी हम लोग देखेंगे कैसे वो लिंक होती है। मतलब एक्सर्गोनिक अगर रिएक्शन हो रही है तो उसके साथ साथ में आपको एक एनर्गोनिक रिएक्शन या इंटरगोनिक रिएक्शन भी होगी। सो कपलिंग रिएक्शन इज द लिंकिंग रिएक्शन इन विच टू इंडिपेंडेंट प्रोसेस और केमिकल रिएक्शंस आर ज्वाइंट टुगेदर बाय ए कॉमन इंटरमीडिएट। तो कपलिंग रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें दो अलग अलग प्रोसेस, इंडिपेंडेंट प्रोसेस, एक एक्सर्गोनिक प्रोसेस चल रहा है और एक इंटरगोनिक प्रोसेस चल रहा है। वो दोनों अलग अलग ही प्रोसेस हैं, लेकिन आपस में किसी कॉमन इंटरमीडिएट की मदद से वो दोनों जुड़ जाते हैं। और यहाँ बायोलॉजिकल सिस्टम में कौन सा कॉमन इंटरमीडिएट है वो हम लोग अभी देखते हैं। दिस इज द कॉमन फीचर इन बायोलॉजिकल सिस्टम वेयर सम एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन आर इंटरपरेबल एज टू कपल्ड हाफ रिएक्शंस, वन इज स्पॉन्टेनियस एंड द अदर इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो दो टाइप की रिएक्शन हो रही है, एक स्पॉन्टेनियस है और एक हो रही है नॉन स्पॉन्टेनियस। ये दोनों ही आपस में जुड़ जाएंगी। एक
एक्सर्गोनिक है और एक इंडरगोनिक है। सेल्स भी कैसे यूज करती है? ऑफन यूज दिस स्ट्रेटेजी दैट वी कॉल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कपलिंग इन विच एनर्जेटिकली फेवरेबल रिएक्शन लाइक एटीपी हाइड्रोलिसिस। एटीपी अगर बना है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, मतलब एटीपी के अंदर एनर्जी काफी मात्रा में होती है, 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं, एनर्जी काफी ज्यादा है। तो एनर्जी ज्यादा है तो वो आसानी से ब्रेक डाउन हो सकता है एंड डायरेक्टली लिंक विद द एनर्जी अनफेवरेबल रिएक्शन। तो ये एनर्जी देना चाहता है ना, इसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है एटीपी के अंदर, वो देना चाहता है, तो विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोसेस ये एनर्जी देगा, लेकिन कहाँ देगा? जहां जरूरत होगी, जिस रिएक्शन को जरूरत होगी। तो जो भी रिएक्शन को जरूरत होगी, एंडरगोनिक प्रोसेस होगी, वहां एटीपी पहुंचेगा और वहां पे ये अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा। तो एक्सर्गोनिक प्रोसेस लाइक बर्निंग ऑफ ग्लूकोज ड्राइव्स एटीपी सिंथेसिस, हम लोगों ने अभी देखा था। अब प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, तो प्रोटीन की सिंथेसिस करने में हमें एनर्जी को देना पड़ेगा। एक ऐसा मॉलिक्यूल बन रहा है, बॉन्ड से बॉन्ड जोड़े जा रहे हैं और मॉलिक्यूल का साइज बड़ा बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। तो वो एनर्जी हम कैसे, उस एनर्गोनिक रिएक्शन हो गई, तो देंगे उसको विद द हेल्प ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। द लिंकिंग ऑफन हैपेंस थ्रू द शेयर्ड इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट ऑफ वन रिएक्शन इज पिक्ड अप एंड यूज्ड एज अ रिएक्टेंट in the second reaction. So when reaction coupling involves ATP shared intermediate is often phosphorylated molecules, a molecule to which one of the phosphate group of ATP has been attached. अब इसी चीज को मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए आपको दिखाया हुआ है। पहले तो ये वाली जो पुरानी वाली फिगर था उसी को ये बताया हुआ है कि रिएक्टेंट के अंदर ज्यादा एनर्जी है, प्रोडक्ट के अंदर कम है। दिस इज द एक्सर्गोनिक रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या है? दिस इज द एंडरगोनिक रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्टेंट के अंदर कम एनर्जी है, प्रोडक्ट के अंदर ज्यादा एनर्जी है। अब इन दोनों रिएक्शंस को हम जोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्लूकोज के जरिए हमें मिल गई एनर्जी। ग्लूकोज हमने लिया, उसको ऑक्सीडाइज किया। जब ऑक्सीडाइज किया थ्रू दिस प्रोसेस, तो क्या हुआ? एक्सर्गोनिक प्रोसेस हुआ। ग्लूकोज के अंदर काफी एनर्जी है। अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई उसको हम लोगों ने कैप्चर कर लिया हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम ने एटीपी के रूप में। अब ये एटीपी नेक्स्ट यूज होगा कहाँ पे? जहाँ पे एनर्गोनिक रिएक्शन हो रही होगी। सपोज करिए यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। प्रोटीन सिंथेसिस में क्या हो रहा है? बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कि एनर्जी की हमें जरूरत है। तो एटीपी यहाँ पे आके अपनी एनर्जी रिलीज करेगा और इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एडीपी और बन जाएगा आपका प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। ये एडीपी रिलीज जो फ्री हुआ है वापस से एक्सर्गोनिक रिएक्शन पे जाएगा और वहां से फिर से एनर्जी को कैप्चर करेगा और फिर से एटीपी का प्रोडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक इंटरमीडिएट बन गया किसके बीच में? एक एक्सर्गोनिक रिएक्शन के बीच में और एक इंडरगोनिक रिएक्शन के बीच में। एटीपी से एडीपी बन रहा है और एडीपी से फिर से एटीपी कन्वर्ट हो रहा है और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये दोनों ही रिएक्शन को कपल कर रहे हैं। So by coupling the exergonic reaction of ATP hydrolysis with energonic reaction, ATP is used the cell to conduct function like phosphorylation. ATP donates the phosphate groups to other molecules. Phosphorylation का सीधा सा मतलब ये होता है कि ATP को डोनेट किया जा रहा है, ठीक है। ATP is dispatched wherever a non-spontaneous reaction needs to occur. Two reactions are coupled, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया है आप लोगों को। यहाँ पे एक अदर एग्जाम्पल है, देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज जुड़ के सुक्रोज बना रहा है, ठीक है। तो क्या बना रहा है? सुक्रोज बना रहा है। तो यहाँ पे प्लस एक जरूरत पड़ गई एनर्जी की, डेल्टा जी की हमें जरूरत पड़ गई। और फिर से यहाँ पे एक और रिएक्शन हो रही है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे जुड़ा और इसके बाद जो है इन दोनों में एटीपी से एडीपी बन गया और यहाँ पे दिस इज द एक्सर्गोनिक रिएक्शन, यहाँ पे माइनस वो है। और इन दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि ये रिएक्शन शायद हो सकती है, तो फर्स्ट रिएक्शन को सेकंड रिएक्शन के साथ ऐड करेंगे और जो ओवरऑल वैल्यू आएगी उससे हम लोग अंदाजा लगाएंगे कि ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है। अगर ये माइनस है तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि ये रिएक्शन हो पाएगी, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट की में ज़्यादा एनर्जी होगी, जो हम लोगों ने अभी देखा था अलग अलग एग्जाम्पल के जरिए। So in the first reaction, a phosphate group is transferred from ATP to glucose, forming phosphorylated glucose intermediate molecule. Second reaction में क्या हो रहा है? ग्लूकोज जो इंटरमीडिएट बना विद द फ्रक्टोज टू फॉर्म सुक्रोज,
Because glucose phosphate is highly unstable, this reaction also release energy and spontaneous. तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं अगर कपल रिएक्शन का क्वेश्चन आता है. So this example shows how reaction coupling involve ATP through phosphorylation, breaking a reaction down to two energetic favored steps, जो कि कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एटीपी एडीपी साइकिल. ठीक है, एटीपी से एडीपी बनेगा और एडीपी से फिर से एटीपी बन जाएगा. तो ये क्वेश्चन आए थे पिछले साल और फिर ये देखिए दोबारा वही चीज पूछी गई है जो मैंने अभी समझाया आपको वापस से. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है ये इस बार भी आ जाए क्योंकि हर साल लगभग अलग अलग रूप से इसको पूछा गया है. इज इट करेक्ट टू से दैट एनर्जी इन एटीपी इज कंसंट्रेटेड इन ए सिंगल केमिकल बॉन्ड. यहाँ पे क्या मांग रहा है आपसे, एटीपी का स्ट्रक्चर मांग रहा है. एटीपी के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है और ये बताना है कि कैसे ये स्टोर रहता है एनर्जी को. यहाँ पे मैंने डिटेल में ये आंसर किया हुआ है यहाँ पे कि कैसे वो जुड़ा होता है. तो यहाँ पे मैंने इस फिगर के जरिए आपको समझाने की कोशिश किया है कि ये समझ लीजिए एटीपी मॉलिक्यूल है. पिछली क्लास में भी हमने दिखाया था. ये आपका एडिनोसिन ग्रुप है और ये आपका फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं तीनों. ये वाला एनर्जी जो है ये बॉन्ड एनर्जी इसकी काफी ज्यादा होगी. एक क्वेश्चन और आया हुआ है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, कॉन्सेप्ट ऑफ हाई एंड लो एनर्जी कंपाउंड, मेंशन एनी लो एनर्जी कंपाउंड. ये अभी पिछले साल ही ये क्वेश्चन पूछा गया है. तो हाई एनर्जी एंड लो एनर्जी कंपाउंड क्या होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. एक के अंदर हाई एनर्जी होगी, उसको हम लोग हाई एनर्जी कंपाउंड बोल देंगे, जस्ट लाइक एटीपी. ठीक है, एटीपी के अंदर क्या है, एनर्जी ज्यादा है, वो एनर्जी सबको दे रहा है. और इसी तरह कंपाउंड जिसके अंदर कम एनर्जी होगी, लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस, which have relatively little energy stored in the chemical bond. As an example of carbon dioxide is a stable molecule. ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल लो और हाई कार्बन एनर्जी कंपाउंड्स का. तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, डिटेल में स्टडी कर लीजिएगा. और यहाँ पे मैंने काफी डिटेल में फंक्शन ऑफ एटीपी भी दिया हुआ है और कैसे वो रिएक्शन हो रही है. एक क्वेश्चन और यहाँ पूछा गया है, द एनाबोलिक रिएक्शन इज अवर सिस्टम कपल्ड विद, दिस इज द फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में क्वेश्चन. तो मैंने अभी बताया था दो रिएक्शन होती है, कैटाबोलिक रिएक्शन और एनाबोलिक रिएक्शन. तो एनाबोलिक रिएक्शन हमेशा रिक्वायर एक कैटाबोलिक रिएक्शन होगी साथ में, तो ऑलवेज कपल्ड विद द कैटाबोलिक रिएक्शन. एनाबोलिक रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी टू हैपन to sustain anabolic reaction in biological system. Some source of energy has to coupled with them. अब एक क्वेश्चन और आया हुआ है जो कि सिंपल, अभी मैंने पिछली क्वेश्चन ये वाला सॉल्व किया हुआ था. इसमें क्या पूछा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हैव डेल्टा जी वैल्यू ऑफ दिस. डेल्टा जी वैल्यू एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो मतलब उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, तो -60 किलो जूल. और ये कपल्ड है किसके साथ, +30 किलो जूल पर मोल. अब ये पूछ रहा है कि ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है. तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, जो दोनों रिएक्शन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों को ऐड करोगे और इनके वैल्यूज को जब ऐड करोगे तो आपको टोटल डेल्टा जी टोटल आ जाएगा. अगर डेल्टा जी माइनस है तो दैट रिएक्शन इज पॉसिबल, स्पॉन्टेनियस होगी. अगर नहीं है, पॉजिटिव है, तो उस वहाँ पे बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी. दैट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन. यहाँ सिंपल इसको ऐड करके आपको इस टाइप से इसको लिखना था. So, okay students,